आतंक की हर चाल को मिलकर हमें हराना है। शांति, साहस और एकता से नया भारत बनाना है। नफरत की हर दीवार गिरे, इंसानियत फिर मुस्कुराए। आइए आज चर्चा करें आतंकवाद को कैसे मिटाएं। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ऑन टॉपिक linkage of terrorism with organized crime, where we'll going to discuss different aspects related to the same topic. इस चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के टीचर मिस्टर समीर पांडे जी। थैंक यू शुभम सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा। दिस इज क्राइम, टेरर एंड द हिडन नेटवर्क। जी, जो आपका नेक्सस है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का विद टेररिज्म, जो अभी हिडन नेटवर्क पे आपका चलता है, उसके बारे में हमारा ये पूरा का पूरा आपके चर्चा होने वाली है। अब देखिए सर, सबसे पहले जो आपके लिंकेज है आपका, जो संगठित अपराध कहते हैं हम, इसकी डेफिनेशन के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। क्या इसकी परिभाषा है, क्या फिर टेररिज्म से इसकी परिभाषा निकल के आती है, तो वो सारी चीज़ आप हमें बताइए। देखिए सिंपली अगर आप देखिएगा तो संगठित अपराध बोला जा रहा है। क्राइम कैन बी कमिटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जब समूह मिलके किसी अपराध को अंजाम देती है तब हम उसको कह सकते हैं संगठित अपराध। सिंपली आप इसी तरह से समझिए कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग समूह बना के, संगठन बना के किसी अपराध को अंजाम देते हैं तो हम उसको कहेंगे संगठित अपराध। ठीक है। लार्जली ये जो आपके संगठित अपराध निर्भर करता है वो डर की भावना, भ्रष्टाचार के ऊपर निर्भर करता है, ड्राइव के ऊपर निर्भर आपका करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेजर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, अर्न मॉनेटरी बेनिफिट बाय ब्राइबिंग, बाय इनकलकेटिंग फियर अमंग द मासेज और बाय करप्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड गेनिंग इलीगल एसेट्स। ये आप कहिएगा संगठित अपराध। अब देखिए सर, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अब इस पे ये डिवीजन है आपका, इंटरपोल का भी ये डिवीजन है आपका कि कैसे जोन्स में आपके डिवाइड है। जी जी। तो ये जोन्स के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, एक तो आप कह सकते हैं कि जोन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे इसको 3 जोन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जोन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जहाँ पे चीजें उत्पाद हो रही हैं। जैसे आप देखिएगा कि हमारे दाहिने बाईं तरफ 2 स्रोत हैं आपके, ईस्ट वेस्ट में आप बात करेगा। एक है आपका जो गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट। तो वेस्टर्न साइड में गोल्डन क्रिसेंट है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ईस्टर्न साइड में आपका म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब आपके जो एरियाज हैं, यहाँ पे अफीम, चरस, गांजा का बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है। तो इसको आप देखिएगा, इसको हम कहेंगे जोन ऑफ प्रोडक्शन। एक आपका होता है जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वितरण होता है। तो जनरली प्रोड्यूस कहीं हो रहा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कहीं और होगा और फिर कंज्यूम कहीं और होगा। तो थर्ड जो आपका जोन बनेगा वो जोन ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो आप इसको साधारण तरीके से समझिए। तो जैसे कोलंबिया हो गया, जो आपका पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, वहाँ पे लार्ज स्केल अफीम, चरस, गांजा की बहुत ज़्यादा खेती होती है और बहुत बड़े स्तर के संगठित अपराध वहाँ पे हैं। तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिको में। और मैक्सिको फिर क्या कर रहा है? उसको आपके यूएस भेजता है। तो वहां पे कंजम्पशन हो रहा है। पूरा आपका कार्टेल एक तरह से है, जो कि पूरी तरह से संगठित रूप में सारा काम आपका हो रहा है। यूएस, वेस्टर्न यूरोप में आपका इसका कंजम्पशन होता है। तो ये 3 जोन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब सर, जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा, ये पूरा नेक्सस बताने की कोशिश है कि यही मेरा आपसे क्वेश्चन भी था कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज लिंक्ड विद टेररिज्म। ये काम कैसे करता है आपके कहीं ना कहीं टेररिज्म, आतंकवाद के साथ, बिकॉज इनका जो ये ग्रोइंग नेक्सस है वो एज सच इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट के रूप में बनेगा। जी जी। थोड़ा सा लिंकेज के बारे में बताइए। देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले इनकी सिमिलरिटीज देख लें कि कैसे आपके सिमिलर हैं, और डिफरेंसेज क्या क्या है वो हम देख लें। तो सिमिलरिटी अगर आप देखिएगा तो दे आर आपके एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑन सर्टेन हायरार्कियल स्ट्रक्चर, पदानुक्रम व्यवस्था में आपके बने होते हैं। जैसे एक कॉर्पोरेट बॉडी आपका काम कर रहा है, उसी तरह से संगठित अपराध वाले संगठन भी बने होते हैं और आतंकवाद के संगठन भी ऐसे ही बने होते हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हायरार्कियल बेस्ड आपका है
टॉप पे जो होगा उसको सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी होगी और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नीचे जो सबसे होगा उसको सबसे कम ऑथोरिटी होगी और सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे नीचे से आप ऊपर जाते जाइएगा तो ऑथोरिटी बढ़ते जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। तो ये पदानुक्रम व्यवस्था है। आप हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिएगा। लिमिटेड इसमें मेंबरशिप आपका है, सबके लिए ओपन नहीं होता। जैसे अल कायदा आपका है तो वो आपके कुछ ही लोगों को वहाँ पे मेंबरशिप देगा। तालिबान है तो वो जो तालिबान के एरिया में लोग हैं, पश्तून्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको आपका मेंबरशिप देगा। सबको ओपन टू ऑल स्पेसिफिक मेंबरशिप आपका होता है। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन होता है, सिटीजनशिप की भी बात आपकी होती है। फिर अगर आप देखिएगा कि बोथ यूज्ड वायलेंस एज अ मीन्स टू अचीव गोल ऑल्दो द डिफरेंस इज इन डिग्री। अगर आप देखिएगा तो जो संगठित अपराध है वो कम हिंसा करता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आतंकवाद बहुत बड़े स्तर पे हिंसा करता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर संगठन के अंदर नियम कानून भी बताए जाते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसके संदर्भ में डूज एंड डोंट्स, जिसको आप कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे बताया जाता है। प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेसिफिसिटी होती है कि ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ये बम चलाने वाला है तो ये बंदूक चलाने वाला है। मतलब पूरा तो, आपका एक कहने का एक लेजिटिमाइज्ड वे में हाँ, आपका ये देखा जा सकता है कि आपके टास्क जो है वो असाइंड है हाँ, फिर वो रूल से बंधे हुए हैं जी। और वो सब कुछ आपका कॉर्पोरेट बॉडी की तरह आपका जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आपके हैं। सर तो ये डायलॉग है आपका कि चोरों के ही उसूल होते हैं, तो कहाँ हाँ ये एकदम चोरों के इन्हीं के उसूल हैं। और ये चाहे संगठित अपराध वाला ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आतंकवाद वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, बोथ ट्राई टू क्रिएट मोनोपोली इन देयर ओन फील्ड। जैसे वीरप्पन मोइली संगठित अपराध के मेजर आपके हेड माने वीरप्पन मोइली साहब तो सेकंड ARC के आपके चेयरपर्सन जी। तो बेसिकली आप देखिएगा कि वीरप्पन जो थे जो चंदन के तस्करी करते थे, तो वो आपके संगठित अपराध में लिंक थे। वो भी चाहते थे कि पूरी तरह से उन्हीं का वर्चस्व बना रहे, तो वो सारे जो भी और आपके तस्कर थे सबको खत्म किया। इसी तरह से लिट्टे देख लीजिए, आतंकवादी संगठन के रूप में आया। इसने जितने भी और लिट्टे तमिल की राइट्स के लिए लड़ रहे थे सबको पहले समाप्त किया। यही काम ISIS किया, सारे आतंकवादी संगठन जो उसके आसपास थे सबको समाप्त किया। आइदर ओन एलिजेंस टू अस आइदर वी विल डिस्ट्रॉय यू। तो आप हमारे प्रति पूर्ण समर्पण दीजिए या हम आपको खत्म कर देंगे। तो ये मोनोपोली भी क्रिएट करने का प्रयास करते हो। तो ये एक तरह से आप सिमिलरिटी देख सकते हैं दोनों संस्थाओं में। अब इसके बाद हम डिफरेंस भी देखते हैं कि अंतर आपका क्या है। अंतर अगर आप देखेगा तो फर्स्ट अंतर आपका प्राथमिक जो उद्देश्य है, प्राइमरी मोटिव है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्राइमरी मोटिव है टू अर्न मनी, मेजर मोटिव इज टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट। जो आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेजर मोटिव है आइदर रिलीजियस, आइदर पॉलिटिकल, आइदर इट कैन बी मॉनेटरी आल्सो, आइदर एथनिसिटी कैन बी वन ऑफ द रीजंस। बहुत सारे फैक्टर्स आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है वो। तो ये सब मोटिव्स आपके, उनके मोटिव्स अलग हैं, पॉलिटिकल हैं, आइडियोलॉजिकल हैं या रिलीजियस हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। इनके मोटिव स्पष्ट हैं, धन कमाने के लिए आए हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए। फिर अगर आप देखिएगा रिलेशनशिप टू द स्टेट, तो जो आपका संगठित अपराध वाला है वो स्टेट के साथ चलना चाहता है, वो पैरेलल इकोनॉमी बनाना चाहता है, समानांतर संस्था बनाना चाहता है, कभी भी स्टेट से जल्दी पंगा लेने का प्रयास नहीं करता है, अवैध संबंध स्थापित करना चाहता है, उनके पॉलिटिशियंस को करप्ट करेगा, उनके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को करप्ट करेगा, लॉबिंग का बहुत अच्छा यूज करेगा, इलिसिट ऑपरेशंस करता है और अपने संबंधों को खुलासे में भी नहीं ले आता। वो बताता भी नहीं है कि हमारा फला फला लोगों के साथ संबंध है। वो सब आपके बिहाइंड द बार्स, आपके बिहाइंड द कर्टेन्स आपके सारे संबंध होते हैं। आतंकवाद क्लियर कट आपका स्टेट के सिंबल्स को टारगेट करता है, चाहे वो डायरेक्ट आपका टारगेट करे चाहे इनडायरेक्ट टारगेट करे। इसका मेजर एम ही है कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको या तो ओवरथ्रो किया जाए, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देख लीजिएगा, या उनसे कोई पॉलिटिकल रिलीजियस गेन आपका लिया जाए। तो ये क्लियर कट स्टेट की ऑथोरिटी को चैलेंज करता है। तो मतलब इसको ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज विद द स्टेट और ये अगेंस्ट द स्टेट। हाँ, ये विद द स्टेट, अलोंग द स्टेट और
तब तक विरोध नहीं करेगा जब तक स्टेट इसके अगेंस्ट नहीं आएगा, तब तक ये हिंसा नहीं करता। जब इसको लगेगा कि स्टेट हमारी बात नहीं मान रहा, स्टेट के ऑफिसर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ हिंसा कर देगा, जो आप नार्को टेररिज्म में देखने को मिलता है हमें। ठीक, ये तो लेकिन हमेशा ये तो अगेंस्ट ही रहेगा, इसका तो खेल ही आपका अलग है। फिर अगर आप देखिएगा पब्लिसिटी एंड टैक्टिक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संस्थाएं कभी भी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, कभी भी कोई ऐसा टैक्टिक्स का उपयोग नहीं करते हैं जिससे उनका नाम बाहर आए। तो वो वायलेंस को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करते हैं, आइदर टू प्रोटेक्ट देयर टर्फ, आइदर टू एलिमिनेट देयर राइवल्स, या तो राइवल्स के रूप में आपका कोई और संस्था हो, या तो आपके पुलिस के कर्मचारी हो, या इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो ये स्ट्रिक्ट सिक्रेसी आपका फॉलो करते हैं, कभी भी आपके समाज के बीच में आने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने को उजागर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैक्सिमम पब्लिसिटी चाहते हैं, मैक्सिमम मीडिया अटेंशन चाहते हैं, ये वायलेंस को एज अ मींस यूज करते हैं। जिनको मारा जाता है वो खुद आपके टारगेट नहीं होते हैं, दे ओनली एक्ट एज अ मैसेज कैरियर्स। तो वाइड स्प्रेड फियर आपके बढ़ाने का काम इनका है। फिर अगर आप देखिएगा तो क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जो आपके ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले हैं वो एकदम नहीं मानेंगे कि हमने अपराध किया है, वो बचते हैं। एक्टिवली डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन एनी टाइप ऑफ क्राइम, सीधे सीधे मना करते हैं। अपने इंटरेस्ट को इन्फोर्स करना होता है, क्योंकि ये लार्ज स्केल आर्म्स एंड एम्युनिशंस का यूज नहीं करते, उतने हिंसात्मक नहीं होते हैं। पुलिस एजेंसी अगर इनसे आप लड़ने पे आ जाए तो पुलिस एजेंसी इनका बहुत अहित कर सकता है। तो ये आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्लियर कट क्लेम करते हैं, ये तो जहां मारे भी नहीं होते वहां पे भी कहते हैं कि हमने मारा है। तो दे क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट देयर डिमांड so that recruitment can be there, maximum publicity can be there, psychological impact can be there, fear can be created among the masses. तो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये भी आपके पब्लिसिटी का यूज करते हैं, आपके क्लेम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सेप्शन बताना चाहूंगा इसमें, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, तो बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कहीं ना कहीं कार्टेल वाली जो बात है वो चलाता है। तो वो तो सर चीजों को क्लेम भी करता है, आपका पब्लिसिटी स्टंट्स का भी यूज करता है आपके। हाँ देखिए, ये तब तक ठीक है जब तक आप लॉस के चंगुल में नहीं फंसते हैं। अच्छा। अब जितना क्लेम करिएगा तो आपके सारे जो काम करने वाले तरीके हैं सबकी तहकीकात हो जाएगी और सबको एक तरह से चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्लेम करना बुद्धिमानी की कोई बहुत बात नहीं है, क्योंकि आप जितना क्लेम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्लेम करके डर की भावना ही तो पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप सलमान खान को मार दीजिएगा या फला लोगों को मार दीजिएगा, तो आप क्लेम तो कर रहे हैं लेकिन आप अपना केस अपने खिलाफ ही पुख्ता करते जा रहे हैं। ये क्लेम ही आपको एक तरह से आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कर देगा। तो ये आपका है, क्योंकि आप देश के अंदर हैं, समाज के अंदर हैं, पुलिस आपको जब चाहेगी एक्सेसिबल कर सकती है। यू आर नॉट बियॉन्ड इंडिया। आप पाकिस्तान के अंदर थोड़ी ओपीओके में थोड़ी जाके बैठे हो, आइदर आप वहां पे बैठ के क्लेम करो तो बात समझ में आता है। तो सर आपने जैसे हमारे को सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज बताई आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म में। अब मैं थोड़ा सा आपके नेक्सस की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो नेक्सस है आपके, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इनके डिफरेंट गोल्स है बट कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि ये डेंजरस पार्टनरशिप है जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो मनी के लिए काम करेंगे, वेपन्स की स्मगलिंग करेंगे, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेंगे, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। जी। और आपका जो टेररिज्म है ये आपके आसपास जिनको प्रोटेक्शन देते हैं, आपके वो मैन पावर देते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है आपके, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसा है। अब इनके फॉर्म्स ऑफ लिंकेजेस की अगर बात करूं तो ये आपस में कैसे काम कर रहे हैं, जैसे फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की बात है, आपके आर्म स्मगलिंग में दोनों एक साथ आके, क्योंकि जो टेररिज्म में जो आर्म्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ये सेफ हेवन्स का काम करते हैं आपका, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एज सच एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छी पकड़ होती है। तो टेररिस्ट को आपके कहीं ना कहीं सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स आपका एंटर करने के लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की आपके प्रोसेस जो है आपका उसमें हेल्प करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में काम करते हैं। इसका जो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें सोसाइटी में, तो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, इकोनॉमिक डैमेज है आपका, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ है, करप्शन है और बाकी सारी चीजें। अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट जो सवाल है आपका, तो वो है आपका कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड कि ये जो आपके लिंकेजेस है आपके, इनके टाइप्स क्या है सर?
कि मतलब जैसे ये जो आपके लिंकेजेस काम करते हैं जी। आपके जो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के लिंकेजेस हैं, तो इनके टाइप्स क्या हो सकते हैं? जैसे एक टाइप मैंने आपको जैसे बताया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, हाँ। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें जैसे आप देखिएगा एक्टिविटी एप्रोप्रिएशन आपका एक शब्द उपयोग होता है। एक्टिविटी एप्रोप्रिएशन का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्टिविटी को पूरी तरह से कॉपी करते हैं। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं कि विदाउट वर्किंग टुगेदर यूज सिमिलर मीन्स एंड मेथड्स टू अचीव देयर गोल्स। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा आपका तरीका है जो आप देख रहे हैं कि आपके नेक्सस है। नेक्सस का मतलब गठजोड़ है। गठजोड़ क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं जो गवर्नेंस के कंसेप्ट में, वी स्टडी दैट देयर इज पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, देन क्रिमिनल, बिजनेसमैन, नेक्सस। जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की हाँ, आपके ये अब इसमें जो क्रिमिनल है वो कौन है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। पॉलिटिकल, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेटिक, क्रिमिनल, टेररिस्ट, नेक्सस। तो ये जब नेक्सस आपका बनता है तो ये आपके एक तरह से कहा जाएगा कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट आपका देता है। जैसे आपने कहा कि सूचना जो आपका है, एमएचए की तरफ से सूचना निकला कि फला फला एक्टिविटी होगी इन जगहों पे, और वो सूचना अगर किसी संगठित अपराध वालों को पता चलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो उसके संबंध में हैं, क्योंकि वो बड़े आपके सबटल फॉर्म में मिले होते हैं, और पब्लिसिटी तो है ही नहीं, दुनिया कोई जानती नहीं कि संगठित अपराध के आपके पार्ट हैं, और वो फिर इंफॉर्मेशन आपके आगे फॉरवर्ड कर देखा सकते जाए हैं। कि गवर्नमेंट भी इनका यूज करती है सर। हाँ, गवर्नमेंट Nexus- स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का उपयोग करती ही है। तो वैसे अगर आप देखिएगा कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड ये दोनों नेक्सस बना के रखते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या? और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब आपके सहचरी का संबंध है, सहजीवी का संबंध है। आप हमें समाधान दीजिए, हम आपको समाधान दें, वो आपका है। बोथ कोऑपरेट टू डिफेंड देयर इंटरेस्ट। यही आपको नार्को टेररिज्म में देखने को मिलेगा। नार्को आतंकवाद, स्वापक आतंकवाद जिसको कहते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी समूह बना सकते हैं और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी समूह बना सकते हैं। दोनों में आप इसको ले आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चौथा आपका पॉसिबिलिटी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कन्वर्ट हो जाए, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला संस्था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर आप देखिएगा, हम पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप में, दबाव समूह में, कि दबाव समूह वाली संस्था राजनीति का स्वरूप ले ली। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, अन्ना हजारे वाला, उसमें अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना दिया, आम आदमी पार्टी का। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया जो वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर प्रधान आपका क्षेत्र है, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक समय के बाद, हाँ, अब एक समय के बाद वो प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही आतंकवादी संगठन जब बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो आतंकवाद करेगा, जब उसका ताकत समाप्त हो जाएगा तो संगठित अपराध में परिवर्तित हो जाएगा। जब आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा, जब संगठित अपराध बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो आतंकवादी संगठन बन जाएगा। दाऊद इब्राहिम इसके बेस्ट एग्जांपल है। भारत में संगठित अपराध के चरम सीमा पे आपके रहे, 1993 में आतंकवादी गतिविधि कर दी है भारत में। तो ये बातें आपको देखने को मिलेगा। अब सर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये आपका कि ये जो नेक्सस है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ये आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज और देखने को मिला है ड्यू टू 4 मेजर डेवलपमेंट। जैसे आपका इसमें ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद ये और बढ़ा है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए, जनरली जो आप देखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन ने फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूमन बीइंग, ट्रेड सबको फैसिलिटेट किया है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ओपन बॉर्डर्स हो गए, तो ओपन बॉर्डर्स में मिनिमम चेकिंग होती है। गवर्नमेंट आपके क्या करता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री लाइसेंस आपको देता है, त्वरित लाइसेंस दे रहा है। जांच पड़ताल में कमी आई है, उसकी वजह से बड़े सारे संगठित अपराध की संस्थाएं भी पनप जाती हैं। और क्योंकि फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका है, तो आप जाते ही तो हिंसा कर नहीं दोगे, जाते ही अपराध तो कर नहीं दोगे, तो पहले जाके समझोगे, उन सारे चीजों को आप देखोगे, वो देश देखोगे, उस देश के जगहों को समझोगे, उतना ही बहुत काफी होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की चीजों को करने के लिए। फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से साठ-गांठ करके वहां पे फिर वो अपने कामों को पूरा करते हैं। तो ये आप देखते हैं। तो एक तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। दूसरा इंटरनेट। इंटरनेट इज एक्टिंग एज अ रिक्रूटर, इंटरनेट इज एक्टिंग एज अ मेंटर, इंटरनेट इज एक्टिंग एज अ गोल प्रोवाइडर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर। यहीं पे आपका आदान प्रदान होता है विचारों का भी।
तो ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के थ्रू आपका मेंटरिंग हो रहा है, आपको गोल्स मिल रहे हैं, आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं, किसको मारना है, क्या करना है, यहीं पे आपके आइडियोलॉजी भी शेयर हो रहे हैं। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। तीसरा आपका कोल्ड वॉर जब आपका समाप्त हुआ तो कोल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करते थे। तालिबान है, अल कायदा है। जैसे ये कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, ये फंडिंग समाप्त हुई, अब इन आतंकवादी संगठनों को अपने को सस्टेन करने के लिए दे हैव टू चेंज देयर टैक्टिक्स, दे हैव टू कन्वर्ट देमसेल्फ आइदर टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अब ये क्या करेंगे, अफीम, चरस, गांजा बेचना शुरू करेंगे लार्ज स्केल पे, क्योंकि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आपका है। तो आप देख सकते हैं। फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, FATF बन गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बन गया। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बड़े सारे काम हुए हैं। तो इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत हैम्पर हुआ है। जैसे आप देखेगा पाकिस्तान को कुछ समय पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब जब FATF में गया तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग बंद कर देगा वो। अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने को सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना शुरू करेंगे। आपके किसी किडनैपिंग करेंगे, फिरौती लेंगे, किसी को मार देंगे, लोकल लेवल पे हिंसा करना शुरू कर देंगे। ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। अब सर इसमें जैसे आपने बताया हमारे को कि क्यों ये बढ़ रहा है आपका नेक्सस एक दूसरे के साथ, प्लस हमने फिर ये भी देखा आपका कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है आपका कि ये कैसे शेयर्ड टैक्टिक्स एंड मेथड्स यूज करते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो दोनों यूज करते हैं। तो वो मेथड्स क्या है आपके, वो टैक्टिक्स क्या है, उसके बारे में देखिए। लार्जली शेयर्ड मेथड एंड टैक्टिक्स में वही आप देखिएगा कि इंटरनेट और जो आपके कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, दोनों का साइबर स्पेस का ये लार्ज स्केल में यूज करते, दोनों यूज करते हैं। फैसिलिटेटर, हाँ, फैसिलिटेटर, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गया, रिक्रूटमेंट के लिए, आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इन सब चीजों का आपका काम करते हैं। फिर आप देखिएगा कि और भी बहुत तरह के आपके क्राइम्स हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, जैसे वीडियो पायरेसी हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल्स, आर्म्स, एमुनिशंस, फ्लोरा एंड फौना, वो सब इसी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बोथ बेनिफिट फ्रॉम द एनोनिमिटी ऑफ द इंटरनेट, जिससे अपने आइडियोलॉजी को, अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डरते नहीं है, तो एनोनिमिटी की उनको कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले तो डरते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, तो वो एनोनिमस होना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोनों लेकिन बेनिफिट तो करते ही हैं, क्योंकि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर नहीं है और अननेसेसरी का आपका अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, दे विल बिकम द टारगेट ऑफ द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। भाई जितने भी उनके टेररिस्ट के जो वीडियोस हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने मास्क पहना हुआ, मास्क पहने होते हैं, किलिंग के थ्रू आप लोग कहेंगे मास्क पहन के, जो वक्तव्य देते तब आपने मास्क पहना, वो एनोनिमस ही है, एनोनिमस ही है, क्योंकि आप जब तक बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है तब तक आपके सारे लोकेशन, सारे जगहों को ट्रेस किया जा सकता है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि आपको तुरंत समाप्त किया जा सकता है। तो एनोनिमिटी से दोनों बेनिफिट करते हैं। प्रिजन बहुत बड़ा मीटिंग ग्राउंड होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का। बहुत जगहों पे देखा गया है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कामों को एग्जीक्यूट किया है वो कहीं ना कहीं जेल में मिले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, टेररिस्ट वाले, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। जैसे मैड्रिड बॉम्बिंग्स आपके हैं 2004 में, ये आपको जेल में ही प्लान किया गया। मतलब मीटिंग और ब्रीडिंग दोनों ग्राउंड आपका है, जेल आप देख सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट की एसेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आतंकवादियों को मिलना कठिन होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले संगठनों को मिलना आसान होता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से आपके समाज के नज़र में, इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नज़र में नहीं आते। वो मिलके ही चलते हैं, हम मिलके ही चलते हैं। तो ये आपके एक तरह से किसी देश में घुसना, उससे बाहर निकलना, उन सब जगहों पे इसका उपयोग होता है। फिर शेयर टैक्टिक्स आपका है, जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस आपके देखने को मिलेगा इन दोनों संस्थाओं में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। अब सर आपने बता दिया हमें कि साझा रणनीतियों और आपके तरीके थे जिनसे दोनों के दोनों आपके मिलके काम करते हैं जी। अब जो नेक्स्ट मेरे सवाल है आपसे वो ये है सर आपका कि इसका इम्पैक्ट क्या है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है इस ग्रोइंग नेक्सस के बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें हर तरह का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ग्लोबल सिक्योरिटी पे चैलेंज है और आपके इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। मतलब ये ग्लोबल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, जो आपके ह्यूमन, आपके इंडिविजुअल लेवल पे, सब पे आपका चुनौती है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे ये चुनौती नहीं दे रहा है। जैसे अगर आप देखिएगा
तो अगर ग्लोबल लेवल पे क्या सिक्योरिटी है, आप यही बात अगर करते हैं, जैसे आप ये जो कंट्रीज हैं, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, सोमालिया को देख लीजिए, स्टेटलेस कंट्री बना देगा आपको, कंट्री को खोखला बना देगा, अंदर से एकदम वीक बना देगा, कमजोर। अपने लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की हिम्मत नहीं होगी कि जाके ऑर्गेनाइज क्राइम वाले संस्थाओं को टैकल कर पाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टैकल कर पाए। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर ये पनपेगा बहुत ज्यादा तो आपके देश को ही कमजोर कर देगा, खोखला कर देगा पूरी तरह से। संसाधनों तक पहुंच बहुत कमजोर कर देगा लोगों की, क्योंकि एक्सप्लॉटेशन होगा रिसोर्सेज का, यही रिसोर्सेज की तस्करी होगी, मानव तस्करी होगी, जानवरों की तस्करी होगी, चंदन की तस्करी जैसे हमारे देश में हो रही है। तो रिसोर्स की तो कमी होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इससे वैश्वीकरण का संकुचन होगा, क्योंकि जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विश्व में और देशों में जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम और जाएगा, तो वो देश बॉर्डर्स इरेक्ट करेंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, उन देशों के लोगों को चिन्हित करेंगे जहां से आ रहा है, उनको आने जाने से रोकेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड, वो भी आपका पीछे नेगेटिवली जी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इससे इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो ह्यूमन सिक्योरिटी पे सीधे सीधे प्रभाव है, क्योंकि कई बार क्रॉस फायरिंग हो रही है, उसमें सिटीजन्स ही चपेट में आ गए, सिविलियंस मर जाते हैं, उन्हीं से फिरौती लिया जा रहा है, उन्हीं को किडनैप किया जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है। तो ये आप देखिएगा। फिर आप देखिएगा एक तरह से आर्थिक असमानता बढ़ते जाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी विल ड्राइव आउट द व्हाइट मनी। जो मेहनत से पैसा कमाया है वो चलेगा नहीं, यहाँ पे काला धन बहुत ज्यादा हो जाएगा, समानांतर व्यवस्था हो जाएगी और आपके अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख देगी। इसके वजह से आपके संसाधनों पे अधिक दबाव पड़ेगा और लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ते जाएगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर सरकार क्या है, सरकार में वही सारी बातें, करप्शन बढ़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम फेल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल करेगा, बिजनेस पैरालिसिस आपका होगा, पॉलिसी पैरालिसिस होगा, नार्को स्टेट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्रिप्टोक्रेसीज जो आपके धन लेके, घूस लेके सारा आपके देश में काम होगा, ये सब आपका होगा। इनडायरेक्ट प्रभाव क्या होगा, ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट कोई आपके देश में करना नहीं आएगा, बदनाम हो जाएंगे। अब कौन अफगानिस्तान में पैसा लगाएगा? भारत लगाएगा। तो कौन पैसा लगाएगा आपके इराक में इस समय? इंडिया का तो इंटरेस्ट है सर, इसलिए जी आपका इराक में कौन पैसा जल्दी लगाएगा? आईएसआईएस में कौन पैसा लगाएगा जल्दी? प्राइवेट एजेंसीज तो वैसे भी नहीं जाएंगे। तो ये सरकार भले ही आपका कॉर्पोरेट कर ले बाहर से, बट प्राइवेट प्लेयर्स जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का बहुत अभाव आपका रहता है। तो शिफ्ट इन पावर भी हो जाएगा, क्रिमिनल गैंग्स की तरफ पावर आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये सब मानव विकास भी यहाँ पे कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज कम हो जाएंगी, सब समस्याएं आपकी होंगी। फिर अगर आप देखिएगा तो जो सोसाइटी ह्यूमन सिक्योरिटी पे आपकी समस्याएं आएंगी, वो इरोजन इन द बिलीफ इन द गवर्नमेंट, लोगों का सरकार में विश्वास ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन दे ही नहीं पा रहे हैं, किडनैपिंग को रोक ही नहीं पा रहे हैं, आपके एक तरह से जो फिरौती है उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास ही कम हो जाएगा। कांसेप्ट था जो कंट्रैक्चुअल थ्योरी की हम बात करते हैं जी, वही कभी फुलफिल नहीं होगा, तो आपका ट्रस्ट आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा। फिर अगर आप देखिएगा कि लोगों का एक्सपोजर भी बढ़ने लगेगा क्राइम और वायलेंस की तरफ, ये भी आपका है। तो ये सब आपके दुष्प्रभाव होंगे, इससे पॉपुलिस्ट क्रिमिनल ग्रुप्स आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हर तरह की समस्याएं आपकी आएंगी। फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जीवन के उच्च लागत हो जाएंगे, मतलब जीवन यापन में आपको बहुत धन खर्चा करना होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तब जाके आप उसको यूज कर पाइएगा। इससे मादक पदार्थों का भी उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा समाज ही आपका चौपट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे जी तो सर, आपने जैसे हमने लिंकेज पढ़ा, आपका समझा लिंकेज क्या है, कैसे उसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हमने देखे। अब ये जो लिंकेज है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, इसके लिए इस पे इंडिया का क्या टेक है या इंडिया पे इसके क्या इंप्लीकेशंस है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप हमें थोड़ा समझाएं। देखिए, इंडिया में 3 तरह के आतंकवाद आपको देखने को मिलते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टेररिज्म एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जो इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म आपका है। तीसरा आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जो आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म है। तो हमारे यहाँ पे इसका प्रभाव जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा और नक्सल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में उस तरह का नेक्सस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आपका होता है। आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आपके देश के अंदर आता है, तो वहाँ पे ऐसे संगठित समूह नहीं हैं जो आपके
अपराध कर रहे हैं, वहां पे सीधे हिंसा होता है और वो भी आपके Terror outfit टेररिस्ट से ज्यादा है। ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संगठित अपराध चरम सीमा पे है। अब तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि उसने समाप्त कर दिया और 26 समाप्त पे होने के कगार पे भी आपका है। लेकिन अगर आप 2006 में बात करिएगा तो मनमोहन सिंह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया इज फेसिंग, और इस सबसे फिरौती लेते थे, चाहे सरकारी संस्था हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो। किडनैपिंग आम बात थी, आगजनी आम बात थी, कुछ भी आपका गलत काम करना इनका आम बात। तो ये आतंकवाद के साथ साथ संगठित अपराध भी कर रहे थे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो NSCN-IM इसाक मुहिबा, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुहिबा, खापलांग, ये अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को चांगलांग, तिरप, लोंगडिंग, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्षेत्र मानते हैं। यहीं पे आपस में ये टर्फ वार करते हैं, अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए लड़ते हैं और यहीं के लोगों को किडनैप करते हैं, क्योंकि नागालैंड में ये काम कर नहीं सकते, नागा बहुल क्षेत्रों में ये बात हो नहीं सकती। तो ये गैर नागा क्षेत्रों में जाके इस तरह के अपराध, हिंसा, आपके किडनैपिंग या जो भी आपके स्मगलिंग वगैरह भी सब यहीं से ड्रग्स ड्रग्स स्मगलिंग, जी, वेपन स्मगलिंग, आपके विमेन की स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब ये पूरे बॉर्डर एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब आपके प्रॉब्लम्स है। अब सर इसमें मैं जैसे आपने ये जो लिंकेजेस बनाया, इसमें आपने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऐसे इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान फंड करता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र करा, ठीक है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं म्यांमार में आपके काफी सपोर्ट आपका आता है। तो वो सारे भी आपका इंटरनेशनल इसके रेमिफिकेशंस भी होते हैं जी, या कहीं ना कहीं आपका वो भी उनसे भी फंडिंग आती है? नहीं, इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस तो हैं ही। जानबूझ के आपके देश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म को बढ़ाया जाएगा, तभी तो आप डिस्टेबलाइज होंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? अच्छा, तो संक्रमित जो युद्ध है, हाइब्रिड वॉरफेयर, वो यही है कि आपको हम सीधे सीधे तो हरा नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष युद्ध में तो हरा नहीं सकते, तो आप प्रत्यक्ष युद्ध करेंगे आपके साथ। और ये जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे इकोनॉमी के एस्पेक्ट में पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आपके टेरर आउटफिट्स की, टेररिज्म की, तो उसमें इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज जैसे आपने पैरेलल इकोनॉमी की बात करी, मैं आपका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हवाला का जो ट्रांजेक्शन होते हैं या आज के डेट में हम क्रिप्टो की हम बात करते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसमें देखिएगा कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है उसकी साख गिर सकती है अगर बैंकिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। अगर बैंकिंग सिस्टम, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध का ही अभिन्न हिस्सा है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपकी कोई बैंक करते हुए पकड़ी गई तो बैंकों की साख गिर जाती है और काउंटर फीडिंग ऑफ नोट्स भी इसी में ही, उसी में आपके आएंगे। जीडीपी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, जीएनपी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, आपको सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी नहीं पता चलेगा, तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम ही नहीं करेगी। सीआरआर एसएलआर कहाँ से लगाइएगा? गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलेगा कि नेट उनकी जीडीपी क्या है, कितना आपके इंपोर्ट हो रहा है, कितना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब नहीं प्रॉपर पता कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी जी, तो एकदम इकोनॉमी नहीं हो में पूरा पाएगा। इम्पैक्ट पड़ेगा और व्हाइट मनी पूरी तरह से आपके देश से धक्का देके भगाया जाएगा, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। अब नेक्स्ट जो सर आपसे मेरे को इसमें बात करनी है वो है आपके ये जो डोमेन, जो स्पेसिफिक डोमेन्स पे आपका इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पॉसिबल रिस्पांस क्या हो सकता है? जी, जी। थोड़ा ब्रीफ मैनर में आप हमें ये सब चीजें देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा तो जो हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, या आप देख सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे या सुप्रा नेशनल लेवल पे, उन सबों को एक समरी में हम आपको बता दे रहे हैं। जनरली जो हमारे G7 में एक FATF का कंसेप्ट है, यस सर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में आपका यस डालता सर है। बनाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी संस्थाओं को और मजबूत किया जाए यस सर, और इनके जो आपके अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसको पालन किया जाए, ये ना कि आपका दूसरा देश अब उसको समर्थन देना शुरू कर दे। यस सर, तो ये आपका होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म है, तीनों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, उसका पालन किया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये काम हो सकता है। बायलैटरल लेवल पे हम बायलैटरल देशों के बीच में जाके कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी डाटा को उनके साथ साझा कर सकें। जैसे आपके जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लीगल इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल सर आपका SCO का है। हाँ। SCO ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रैट्स करते हैं, हाँ, रैट्स, तो वो आपके कहने के टेररिज्म के लिए स्पेसिफिकली आपके हैं, जी जी, तो वो आपके ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये आपका हाँ। कहने के मल्टीलेटरल लेवल पे भी आप करेंगे। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं। फिर
इंडिविजुअल सिटीजन लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए Yes, sir. संगठित अपराध को लेके, लोगों को सजग बनाया जाए, कम्युनिटी पुलिसिंग को इंपॉर्टेंस दिया जाए, बीट पुलिसिंग को इंपॉर्टेंस दिया जाए, ताकि संगठित अपराध वाली कोई भी घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसका तुरंत आपका पता चले और उसके खिलाफ कार्रवाई आपकी हो। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोगों के खिलाफ तुरंत आपके कार्रवाई हो। तो ये सब बातें हैं। अब सर इसमें लास्ट में आपसे कंक्लूजन जानना चाहूँगा कि इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन है आपका वो आप हमें बताएं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में प्रॉपर नेक्सस आपका है और लार्जली दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। टू कर्ब दीज चैलेंजेज वी नीड मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, स्टेट लोकल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, लोकल बॉडीज सिटीजन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच में एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका पालन करिए। स्टेट लेवल, नेशन और स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट लोकल बॉडी में, लोकल बॉडी सिटीजन में कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे आपका हो। प्लस आप ये देख सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को मैंडेट दिया जाए कि ऐसे अगर कोई भी बातें होती हैं तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उसके लिए हमने NIA भी बनाया है, Yes, sir. उसके लिए CBI भी काम कर रही है, उसमें ऊपा को भी सुधार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में और इसका प्रभाव धीरे धीरे अब देश में होना शुरू हो गया है और इस तरह की समस्याओं को अब हमारे देश में कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नक्सलवाद लगभग समापन की तरफ है। नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं अभी हैं, रह रह के आपकी बढ़ी रहती हैं। जम्मू डायलॉग और डिबेट के थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट की भी काफी समस्या और सुलझा ली। एकदम सुलझाई हैं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के पाथ को पकड़ लिया है। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच आपका, फिर इंटरनेशनल आपके कॉपरेशन में अलग अलग देशों के साथ हम जाके काम करें, तभी जाके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर नेक्सस को आपके समझा, उसके सिमिलैरिटीज़ देखी, डिसिमिलैरिटीज़ देखी, कैसे इन सारी समस्याओं का इंडिया पे इम्प्लीकेशन है वो समझा। लास्ट में हमने इसमें आपका अप्रोच देखा कि इंडिया के लिए क्या मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है आपका इन ऑर्डर टू टैकल दिस चैलेंज। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। होपफुली दोबारा मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। थैंक यू।